असम में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन तो यह देखने को मिल रहा है कि सालों से कांग्रेस के साथ अलायंस बनाकर चुनाव लड़ने वाले बीटीसी के प्रमुख और बोडो पीपुल फ्रंट के नेता हग्रामा मोहिलेरी ने आखिर बीजेपी को क्यों ज्वाइन कर लिया, बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों बना लिया। यूपीपीएल यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल जो सालों से बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती आ रही थी, उसने अब की बार असम विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है और कहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे, हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। आने वाली 10 तारीख को यह तय हो जाएगा कि बीजेपी गठबंधन में जो भी पार्टी शामिल हुई है उसको कौन कौन सी विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति मिलेगी, आखिर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कांग्रेस असम में इतनी कमजोर कैसे हो गई जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता हो या फिर कांग्रेस की तरफ से जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि असम में अगला सीएम कौन होगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सांसद गौरव गोगोई के नेतृत्व में असम में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है और 42 विधानसभा सीटों की स्थिति क्लियर कर दी है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं असम के बदलते हुए राजनीतिक समीकरण को कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख है बीटीआर के प्रमुख और बोडो पीपुल फ्रंट के लीडर हग्रामा मोहिलेरी का बीजेपी ज्वाइन करना, क्योंकि वह सालों से कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन अब की बार उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, बीजेपी के साथ गठबंधन बना लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इनको लगातार अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। इस समीकरण को हम समझते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए असम की राजनीतिक दशा क्या होगी और अगला सीएम कौन होगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि हग्रामा मोहिलेरी आखिर है कौन। दोस्तों, हमने पहले भी कई बार वीडियो में चर्चा करी है और कहा है कि दशकों से क्या कर रहा है, बोडो समुदाय के लोग असम में अपने लिए अलग से एक बोडोलैंड राज्य की मांग करते आए हैं। उनमें अगर हम जिलों की बात करें तो यह जो बोडोलैंड क्षेत्र है, इसमें क्या है, काफी समय से बोडो समुदाय के लोग अलग राज्य की मांग करते आए हैं, जिनमें पहले 4 जिले थे, कोकराझार है, चिरांग है, बक्सा है, उदालगिरी है और एक नया बना दिया गया है तमालपुर। ये 5 जिले अब इस क्षेत्र में आते हैं और दशकों से आंदोलन भी करते रहे हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो 1993 में एक समझौता हुआ था, उसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था। उसके बाद 2003 में एक समझौता हुआ जो इनके साथ हुआ था। यह पहले एक उग्रवादी संगठन के नेता माने जाते थे जो बोडो लिबरेशन टाइगर्स के नाम से जाना जाता था। फिर 2003 में सरकार ने इनके साथ समझौता कर लिया और 2003 में बीटीसी बनाया गया। 2003 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाया गया जो हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत काम करती है और इन्होंने हथियारों का रास्ता छोड़कर लोकतंत्र की राह चुनी, लोकतांत्रिक रास्ता इन्होंने चुना और ये पहली बार राजनीति में आए। लगातार ये बोडोलैंड की मांग करते आए थे। 2003 में जब यह हुआ तो उसके बाद 2020 में एक और समझौता हुआ जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के नाम से जाना जाता है। वह एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि असम राज्य के भीतर दूसरा राज्य है जो हमारे संविधान के अनुसार काम करता है और इसकी अलग एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत काम करती है। अब दोस्तों, यह लगातार 2003 के बाद से ही इन्होंने एक नई पार्टी बनाई बोडो पीपुल फ्रंट के नाम से, जिनके ये लीडर माने जाते हैं और यह 2020 तक सत्ता में रही। इस वक्त तक ये लगातार कांग्रेस के साथ मिलकर काम करते आ रहे थे। जब पहले असम के सीएम हुआ करते थे तरुण गोगोई, उनके साथ ये मिलकर काम करते आ रहे थे और उनके साथ सत्ता में ये बने रहे थे। 2020 तक ये बीटीआर के प्रमुख रहे, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के प्रमुख रहे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इस बोडोलैंड क्षेत्र में एक और पार्टी उभर रही थी, उसका नाम है यूपीपीएल, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल। इसके बाद क्या हुआ, जब ये बीटीआर समझौता हुआ उसके बाद यह पार्टी यूपीपीएल इस बीटीआर क्षेत्र में क्या होगी, सत्ता में आ गई और 2025 में जब दोबारा इस क्षेत्र के चुनाव हुए, बीटीआर के चुनाव हुए, तो बोडो पीपुल फ्रंट के जो नेता है हग्रामा मोहिलेरी जो बीटीआर के प्रमुख बने और 40 ये यहाँ की जो 40 सीटें हैं उनमें से 28 सीटें जीतकर यहाँ के ये बीटीआर के प्रमुख बने हुए हैं और लगातार 2020 से पहले ये कांग्रेस के साथ लड़े थे। अब दोस्तों, अगर हम देखें असम के क्षेत्र के बारे में तो असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा सीटों में क्या है, 126 में से 15 तो इस क्षेत्र में पड़ती हैं, बोडोलैंड क्षेत्र में, जो बोडोलैंड जो आदिवासी समुदाय हैं उस क्षेत्र में 15 सीटें पड़ती हैं विधानसभा की और इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें भी 10 सीटों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे बड़ा जरूरी कारण यह है कि वर्तमान में अगर बोडोलैंड क्षेत्र में जो भी पार्टी
जो भी पार्टी केंद्र में है या सत्ता में है, बीटीआर में सत्ता में है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस समय हग्रामा मोहिलरी जी की पार्टी बोडो पीपल फ्रंट यहाँ पर सत्ता में है, जिसकी वजह से अब बीजेपी सरकार चाहती है, क्योंकि लगातार 10 सालों से हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में बीजेपी यहाँ पर शासन कर रही है। अब की बार उन्हें यह लगता है कि अगर हमें दोबारा से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है, दोबारा से सीएम बनाना है बीजेपी का, तो क्या करना होगा, इस बोडोलैंड क्षेत्र को अपने पक्ष में रखना होगा। जिसकी वजह से क्या चाहती है बीजेपी, इनको अपने पक्ष में रखना चाहती है और इन्हें बीजेपी महागठबंधन का इन्हें हिस्सा अब बना लिया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों इनका क्या है, ये बीजेपी में क्यों शामिल हुए, इसके पीछे भी कई कारण हैं। क्योंकि ये लगातार कांग्रेस के साथ मिलकर काम करते आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब 2021 में चुनाव हुआ, तो 2021 में विधानसभा के जब चुनाव हुए थे असम में, तो इन्होंने भी क्या किया था, बीजेपी के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस का जो महाजोत गठबंधन है असम में, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन उसमें क्या हुआ, 2021 में इनको करारी शिकस्त देखनी पड़ी। 2019 में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद बीपीएफ का प्रदर्शन काफी खराब रहा और 12 में से केवल 4 सीटें ही जीत पाई थी उस समय। इस हार के तुरंत बाद हग्रामा मोहिलरी ने कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, बीटीसी चुनाव आया 2025 में। उसके बाद फिर से 40 सीटों में से 28 सीटें जीतकर जबरदस्त वापसी की और इस जीत ने बीपीएफ को बोडोलैंड क्षेत्र में फिर से सबसे बड़ी ताकत बना दिया, जिससे बीजेपी ने उन्हें फिर से गठबंधन में शामिल करने में दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि अब उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है। दूसरे अगर हम बात करें, सत्ता और विकास की राजनीति इसमें प्रमुख कारण माने जाते हैं। इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि बोडोलैंड क्षेत्र के विकास के लिए अगर हमें, जैसे असम में कोई भी सत्ता में सरकार रही है, उस सत्ता के साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे तो बोडोलैंड क्षेत्र में बजट भी आएगा, उसका विकास भी होगा। सरकार के साथ मिलकर काम करने से उस क्षेत्र में डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इन्होंने साफ कह दिया है कि बोडोलैंड क्षेत्र में शांति और विकास के लिए सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ रहना जरूरी है। उन्होंने इस गठबंधन को लेन देन पर आधारित बताया, ताकि क्षेत्र के लिए बेहतर फंड और स्वायत्तता मिल सके। दूसरी ओर एनडीए में वापसी इसलिए हुई क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुष्टि की है कि बीपीएफ अब औपचारिक रूप से एनडीए का हिस्सा है और 10 मार्च 2026 तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा कि कहां से बोडो पीपल फ्रंट कहां से चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर यूपीपीएल के साथ समीकरण की अगर हम बात करें तो यूपीपीएल ने अब अलग से 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है और साथ ही पहले भी ये यूपीपीएल बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर चल रही थी। जब बोडो पीपल फ्रंट कांग्रेस के साथ था तो यूपीपीएल बीजेपी के साथ थी, जो बोडोलैंड की ही एक पार्टी है। लेकिन मोहिलरी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो बोडोलैंड की 15 सीटों पर यूपीपीएल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे और स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। दूसरा, कांग्रेस के साथ चुनाव हारने और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करने के लिए बीपीएफ ने फिर से बीजेपी का हाथ थामा है। इसमें दोस्तों यहाँ तक की यह बात नहीं है, आगे चलकर भविष्य में हो सकता है कि ये भी हग्रामा मोहिलरी जी भी असम में सीएम का चेहरा बन सकते हैं। ये सब देखते हुए, भविष्य में संभावनाएं देखते हुए इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। अब दोस्तों बीजेपी इनको इसलिए शामिल करना चाहती थी क्योंकि इसके कई कारण थे। जैसे अगर हम बात करें बीटीसी चुनाव 2025 में, इन्होंने प्रमुख रूप से क्या किया, 2025 में बोडो पीपल फ्रंट बीटीआर में एक प्रमुख रूप से सत्ता में पार्टी उभर कर आई। कांग्रेस को कमजोर करना, अगर इसके प्रमुख कारणों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को भी कमजोर करना चाहती है। कौन करना चाहती है कांग्रेस को कमजोर? बीजेपी करना चाहती है, जिसकी वजह से कांग्रेस इतनी कमजोर हो जाए कि वह चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं रहे। देखो दोस्तों, यहां पर कांग्रेस को कमजोर करना, 2021 के चुनाव बीपीएफ कांग्रेस के साथ थी। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बोडोलैंड की 15 विधानसभा सीटों का वोट बैंक कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन की ओर न जाए। बीपीएफ को 7 लाख बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा रही है। यह सबसे बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है, जिसकी वजह से अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हग्रामा मोहिलरी जी के द्वारा दिसपुर चलो यात्रा निकाली जा रही है, ताकि कार्यकर्ताओं को जगाया जा सके और पूरी 15 विधानसभा जो सीटें हैं बोडोलैंड की, उस पर बीजेपी गठबंधन की सीटों पर जीत हासिल की जा सके, ताकि बीजेपी के साथ मिलकर अलायंस बनाया जा सके और बीजेपी दोबारा से सत्ता में आ सके। अब इसके बाद बीजेपी के द्वारा भी, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं और काफी प्रचार में लगे हुए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा कारण हमें यह देखने को मिलता है कि अगर बोडो पीपल फ्रंट से और यूपीपीएल दोनों ही बीजेपी के पक्ष में आ गई तो बोडोलैंड से तो कांग्रेस का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें तो बाकी जो क्षेत्र है उनमें भी
जो बोडो समुदाय के लोग हैं, जो बोडोलैंड से बाहर रहते हैं, जैसे अगर हम देखें इसमें क्या है, जैसे यहां पर तो ये 15 विधानसभा की सीटें हैं, इसके अलावा भी बोडो समुदाय के लोग क्या है, यहां पर काफी छिटपुट अलग अलग जगह पर भी रहते हैं, जिनके भी 28 संगठन हैं। उनसे भी हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने मुलाकात की है, सबको एक साथ बुलाकर कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ मिलकर असम में क्या करना चाहते हैं, सत्ता बनाना चाहते हैं और विधानसभा में जीत हासिल करना चाहते हैं। तो बाकी सभी समुदाय हैं, जो भी संगठन है बोडो समुदायों की, इसके अलावा बोडोलैंड के अलावा, उन सभी से भी हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बात की है और विश्वास दिलाया है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जिसकी वजह से कांग्रेस तो ऐसा लगता है कि अब यहां से पूरी तरह से साफ नजर आ रही है। अब दोस्तों आगे हम समझें कि कांग्रेस अभी क्या कर रही है। कांग्रेस अब जो सांसद है गौरव गोगोई, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। इनके ऊपर भी अभी काफी दिक्कतें आई थी जब इनके ऊपर आरोप लगे थे कि ये किसका कनेक्शन, पाकिस्तान कनेक्शन देखने को मिला था। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इनको ऊपर आरोप लगाए थे कि इनका कनेक्शन किससे है, पाकिस्तान से, जिसको लेकर ये काफी विवादों में भी रहे थे। अब दोस्तों असम विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 42 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। असम कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2021 की अगर हम बात करें तो भाजपा की 60 सीटें मिली थी भाजपा को। असम गण परिषद को 9 सीटें मिली थी। यूपीपीएल को 6 सीटें मिली थी, जो किसके साथ थी, एनडीए के साथ थी। एनडीए के साथ असम गण परिषद, यूपीपीएल और भाजपा, ये तीनों ने मिलाकर सरकार बनाई थी। जबकि विपक्ष की अगर हम बात करें, महाजोत कांग्रेस का एक गठबंधन है यहाँ पर असम में, जिसमें कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी। एआईयूडीएफ को 16 सीटें मिली थी, जबकि बोडो पीपल फ्रंट को 4 सीटें ही मिली थी। अन्य को 2-4 सीटों के बीच में अन्य रह गए थे। तो ये कांग्रेस की महाजोत जो विपक्षी गठबंधन है, उसमें बोडो पीपल फ्रंट ने मुख्य रूप से इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन अब दोस्तों तीनों तो ये साथ हैं। यूपीपीएल ने अलग लड़ने का फैसला ले लिया है। अगर पार्टी का असंतुलन रहा कि किसी की भी क्लियर विधानसभा में सीटें नहीं आई, तो ये यूपीपीएल जितनी सीटें जीतेगी उनका काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन इस समय बोडोलैंड पर किसका प्रभाव है, बोडो पीपल फ्रंट का प्रभाव है। अब ये बोडो पीपल फ्रंट आ गया है इसके अंदर, किसके अंदर आ गया है, एनडीए गठबंधन के अंदर। अब कांग्रेस और एआईयूडीएफ ये दोनों ही चुनाव लड़ रही हैं। तो कांग्रेस कह सकते हैं, कांग्रेस इस समय असम में काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही है, काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी अभी काफ़ी विवादों में रहे थे कि उन्होंने एक गन पॉइंट पर एक वीडियो उनका आया था, जिसके आधार पर वो मुसलमानों को टारगेट करते हुए दिख रहे थे। दूसरा, बीजेपी की राजनीति की अगर हम बात करें तो असम में जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिया है या इलीगल माइग्रेंट्स है, उनको लगातार बाहर निकाला जा रहा है। अभी एसआईआर के जरिए भी जो इलीगल वोटर्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद से ये फैसले लिए गए हैं। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को समाप्त हो रहा है। 20 मई को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उससे पहले ये चुनाव करा लिए जाएंगे। राज्य में 10 साल से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। पार्टी तीसरी बार जीत का दावा कर रही है। अब दोस्तों देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि पार्टी अब तीसरी बार जीत सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन बनाए हैं, जिस तरीके से वो लगातार काम कर रही है, लगातार, जैसे अभी हमने देखा था कि पिछले थोड़े बहुत दिनों में ही अमित शाह जी भी वहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार वहाँ चुनाव के दौरे कर रहे हैं, वहाँ जगह जगह दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी हमने देखा कि बोडोलैंड महोत्सव में भी पहुँचे थे, बोगुरुम्बा महोत्सव में वो पहुँचे थे। और साथ ही अब की बार पिछले दिनों हमने देखा था कि वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट और विकास के कार्य किए गए हैं उनके उद्घाटन के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, जिसकी वजह से लगातार असम की ओर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। और हो सकता है अब की बार हेमंत बिस्वा शर्मा जी तीसरी बार असम में हमें सीएम का चेहरा देखने को मिले। दोस्तों भाजपा ने इस बार 126 में से 100+ सीटें जीतने का टारगेट रखा है। पीएम मोदी 6 महीने में 4 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने 10 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। इसमें वामपंथी और क्षेत्रीय दल भी शामिल है, लेकिन जो प्रमुख पार्टियां हैं वो इस समय बीजेपी के साथ शामिल हैं। दोस्तों दावे तो हर पार्टी की सरकार के द्वारा किए जाते हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने दावा किया था कि अब की बार 400 पार, लेकिन क्या हुआ,
काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। अब असम की राजनीति में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे। अब देखना यह होगा कि असम का नेक्स्ट सीएम कौन देखने को हमें मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।